Hello everyone and welcome back to the channel. So this is the second lecture of fundamentals of partnership for 2024-25 session और आज के हमारे टॉपिक है definition and features of the partnership. छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 15 क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड होंगे। आपको पता ही है अब जो बोर्ड का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, अब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को डीपली स्टडी करना होगा। अगर आप ये वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तो स्किप मत करना, पूरा लेक्चर देखना। और जो 15 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका जो सेक्शन 4 है उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मेंशन्ड, डेफिनेशन सेज व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, यानी कि कम से कम दो बंदों के बीच में एक रिलेशन है जिसमें वो पर्सन एग्री करते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और वो बिजनेस उन पार्टनर्स में से, फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स रन कर सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर रन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। इस एग्जांपल्स को और एलिबरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 पर्सन्स ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो गए। अब उस बिजनेस को पांचों बंदे मिलकर भी चला सकते हैं या फिर कोई एक बंदा या फिर दो या फिर तीन या फिर चार मिलकर चला सकते हैं पांचों के बिहाफ पर। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सबसे पहले तो एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, कम से कम दो बंदे होने चाहिए, क्योंकि कम से कम दो बंदे होंगे तभी रिलेशन बनेगा। Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. क्लियर पॉइंट। कोई एक बंदा भी चला सकता है या फिर सारे बंदे चला सकते हैं या दो बंदे भी चला सकते हैं या तीन बंदे भी चला सकते हैं, जितने भी हों वो बिजनेस को चला सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। क्लियर पॉइंट्स। इसको और हमने एलोबरेट किया है, तो नेक्स्ट अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलें, इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप इज ए बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कम से कम दो बंदे होने चाहिए तभी रिलेशन बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। टू शेयर profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को स्किप करके मत देखना। पार्टनरशिप की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर द पार्टनर्स, what is a partnership firm, what is a firm name and nature of the partnership। इन 4 टॉपिक्स को अब जल्दी से कवर करते हैं। Who are partners? Who are partners? The persons who have entered into partnership agreement individually are called partner. For example, A, B and C entered into a partnership agreement to start a partnership business. Individually A, B and C are called partners. फॉर एग्जाम्पल तीन बंदों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा A, B, C, तो इंडिविजुअली A, B, C पार्टनर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ए पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट इज ए पार्टनरशिप फर्म, अभी हमने डिस्कस किया कि ए बी सी ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो इंडिविजुअली ए इज ए पार्टनर, बी इज ए पार्टनर एंड सी इज ए पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली ए बी सी वुड बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली ए बी सी वुड बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें आप, ऑल पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस आर कॉल्ड partnership firms. For example, A, B and C entered into a partnership agreement to start a partnership business. Collectively, A, B and C would be called a firm. Clear point? Next,
व्हाट इज ए फर्म नेम? तो जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका कुछ ना कुछ हम नाम रखते हैं। वो पार्टनर्स के नेम से रिलेटेड भी हो सकता है, मैचिंग भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, the name under which a business is carried is called firm name. For example, A, B, and C start shoe business, forming a partnership firm named Livestill Shoes. So Livestill Shoes is a firm name. वैसे तो पार्टनर्स का नाम है A, B, and C, लेकिन फर्म का नाम कुछ और हो सकता है। जिस नेम के अंडर फर्म को चलाया जाता है वो फर्म नेम होता है। जैसे हमने बताया, एबीसी ने एक शू बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा लिविस्टिल शूज, तो लिविस्टिल शूज इज ए फर्म नेम। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप देखना। तो नेचर ऑफ द पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप का जो नेचर है उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है। यानी कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर्स बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश कमिंग इन, यानी कि कैश डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म में पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश जा रहा है, तो इस एंट्री में कैश को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है पॉइंट? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट रह गया। तो ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एज पर द अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या फिर इसको हम अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, ओनली टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आर सेम, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप फर्म किसी के साथ फ्रॉड करती है, किसी क्लाइंट के साथ फ्रॉड करती है, तो जो केस चलाया जाएगा, यानी कि जो फाइल्स लीगल एक्शन जो लिया जाएगा वो पार्टनर्स के अगेंस्ट लिया जाएगा, यानी कि फर्म के अगेंस्ट भी लिया जाएगा और पार्टनर्स के अगेंस्ट भी लिया जाएगा। तो जो एफआईआर लिखी जाएगी उसमें सारे के सारे पार्टनर्स का नाम भी लिया जाएगा और फर्म का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि फर्म ही पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स ही फर्म है। क्लियर है पॉइंट? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ओके, तो ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी run a bag manufacturing company named ABC Enterprises. The firm cheated a vendor. The vendor now wants to take legal action, whom he would register FIR against for fraud. सबसे पहला ऑप्शन ABC Enterprises, पार्टनर B all partners, partners A and C। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो पार्टनर्स के अगेंस्ट लिया जाएगा और सारे के सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट लिया जाएगा। वैसे तो एफआईआर में एबीसी एंटरप्राइजेस का भी नाम लिखा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो केस चलाया जाएगा वो ऑल पार्टनर्स के अगेंस्ट ही चलाया जाएगा। तो जो क्लोज्ड हमारा जो आंसर है वो है ऑल पार्टनर्स। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर देख लेते हैं। Answer C. The legal existence of partners and the partnership firm is the same. Thus, legal action would be taken against all partners. Next question. A, B, and C run a bag manufacturing company named ABC Enterprises. Partner B cheated a vendor. The vendor now wants to take legal action, whom he would register FIR against for fraud. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने एक ही पार्टनर लिया है, वहां हमने पूरी फर्म ली थी, यहाँ पे एक पार्टनर लिया है। तो आगे हम स्टडी कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई एक पार्टनर भी किसी को चीट करता है तो उसको हम मानेंगे फर्म ने ही चीट किया है। क्लियर है पॉइंट? इस केस में भी क्या आंसर होगा? ऑल पार्टनर्स ही आंसर होगा, क्योंकि जो केस चलाया जाएगा,
जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो सारे के सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी एक पार्टनर कोई एक्ट करता है उसके लिए सभी लायबल होंगे। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, under which section of the Indian Partnership Act 1932 the definition of the partnership is mentioned? तो मैंने सेक्शन 4 हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट, as per which accounting principle the all transactions recorded with business point of view in a partnership firm? 11th क्लास में आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, तो जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। तो इसके आंसर दोनों हैं, इसके आंसर हैं बी एंड सी। क्लियर पॉइंट? तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, और उसको जल्दी से हम कवर करते हैं। सो व्हाट आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप? तो सबसे पहला जो एसेंशियल फीचर्स है वो है टू और मोर पर्सन्स। तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, लेकिन वो जो 2 बंदे हैं, और मैक्सिमम 50 होने चाहिए, वो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन जो 2 पर्सन हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि एग्रीमेंट के लिए। और ये जो कॉम्पिटेंसी है वो कहां पे लिखी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई है, और ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो जो भी पार्टनर बन रहा है, सबसे पहले तो वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, जो कि अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो, वो अपने डिसीजन ले सके। तो पर्सन विद मेंटल इंस्टेबिलिटी इज नॉट एलिजिबल टू बी ए पार्टनर। सेकेंड, माइनर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी एक क्लोज है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। माइनर भी पार्टनर बन सकता है इफ इट बेनिफिटेड टू दी पार्टनरशिप फर्म, लेकिन जनरली माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। कम से कम 18 यानी कि 18 ईयर्स का बंदा होना चाहिए। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कोई पर्सन लॉ ने ही उसको डिसक्वालिफाइड कर दिया है कि आप किसी बिजनेस को रन नहीं कर सकते या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। हो सकता है पास्ट में उसने कोई फ्रॉड किया हो, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए, तभी वो पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? ये आपको सबको पता ही है। मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं 50 हो सकते हैं, और ये कैसे डिसाइड हुए? तो जब वैसे तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा कंपनीज एक्ट आया 2013 में रिवाइज्ड हुआ, तो उसका जो सेक्शन 464 है उसमें मेंशन था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको ऑथराइज कर दिया कि आप डिसाइड कर लीजिए और आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स रख सकते हैं। इन 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रैक्टिस किया और एक अमेंडमेंट किया, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, एक क्लॉज डाल दिया और उसमें उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। 100 नहीं रखे उन्होंने, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अभी जो मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं वो है 50 और मिनिमम 2। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप शुड हैव एन एग्रीमेंट रिटन और ओरल। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट अगर है तो आगे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने में आसानी होती है, अदरवाइज ओरल भी हो सकता है। सो क्या लिखा है इसमें? द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ का मींस प्री डिसाइडेड रूल्स नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्री डिसाइडेड कर रखा है कि आपको यही एग्रीमेंट करना होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो रिटन और ओरल हो सकता है। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। उसमें पार्टनर्स के राइट्स लिखे रहते हैं, ड्यूटीज लिखे होते हैं। द रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड एंड सच एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड। अगर आप रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं और उसमें सारे के सारे राइट्स ड्यूटीज लिखे होते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस अमंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड इज फर्निश्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। अभी कोई डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में हो गया तो आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है उसको आप एज ए प्रूफ, एज एन एविडेंस
कोर्ट के सामने रख सकते हैं और आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बिजनेस चला रहे हैं वो उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि जो अगर हम बिजनेस की बात करें, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में स्टडी किया हुआ है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट मोटिव है, उसके लिए ही पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, आप किसी प्रोडक्ट का ट्रेड कर रहे हैं। वोकेशन, वोकेशन का मीन्स आपके अंदर कोई स्किल है, उसको आप सेल कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सीए, टीचर। तो ये बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, क्या बिजनेस नहीं हो सकता है? अगर आप ऐसा कोई वेंचर आपने स्टार्ट किया है जिसका मोटिव ही प्रॉफिट नहीं है, तो उसके लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लिनिक सेटअप कर लिया, चैरिटेबल है, तो इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म बनाकर नहीं कर सकते। आपने जॉइंट ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी ली है लेकिन वो सेल के लिए नहीं ली हुई है, तो आप उसको पार्टनरशिप फर्म बना के परचेज सेल नहीं कर सकते। या फिर आपने कोई चैरिटेबल ओल्ड एज हाउस, स्कूल और हॉस्पिटल बनाया है जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो उसके लिए भी आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अभी जो भी आप बिजनेस स्टार्ट किया है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने आप कोई सेलिंग इलीगल थिंग्स, कोई इलीगल थिंग्स आप सेल कर रहे हो, स्मगलिंग का काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी बिजनेस में आए हैं तो उसका जो प्रॉफिट है, अगर कोई पार्टनर शेयर नहीं कर रहा है तो पार्टनर नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट को शेयर करना मस्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर है वो लॉसेस को शेयर ना करे, तब भी वो पार्टनर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जिम की चेन स्टार्ट की है और आपने सनी देओल को बोला कि आप पार्टनर बन जाओ, तो वो हो सकता है कि वो बोले कि मैं प्रॉफिट शेयर कर लूंगा लेकिन लॉसेस शेयर नहीं करूंगा, तभी वो पार्टनरशिप में आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट ही शेयर करे और लॉसेस को शेयर ना करे, तो उस केस में वो पार्टनर हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉफिट को शेयर करना मस्ट है लेकिन लॉसेस को शेयर करना मस्ट नहीं है। तो क्लियर है पॉइंट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आपको समझ आ गया। ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, it means that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of other partners with respect to the business of the firm। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी बिजनेस को रन कर सकता है, सारे के सारे बिजनेस को भी रन कर सकते हैं, कोई 2 बंदे भी रन कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई 1 भी रन कर सकता है, लेकिन कोई भी रन करेगा लाइबल सारे होंगे। क्लियर है पॉइंट? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, यानी कि मालिक भी होते हैं और नौकर भी होते हैं, ऐसा आप समझ लें। फॉर एग्जांपल, 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और ए जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और उससे कोई फ्रॉड हो गया, तो इसका मीनिंग ये है कि वो सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे। यानी कि जो ए है प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, तो ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। तो क्या है एन एजेंट? बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। एजेंट इसलिए है कि अगर वो कुछ करता है, प्रॉफिट अगर अर्न करता है तो सारे शेयर करेंगे, लॉसेस अगर करता है तो सारे शेयर करेंगे, और कुछ उससे एक्टिविटी हो जाती है तो उसके लिए सारे के सारे लाइबल होंगे। एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज he himself can be bound by the acts of the other partners। तो इसका मीनिंग यह है कि अगर नौकर कुछ करता है तो उसका जो मालिक है वो भी लाइबल होगा। क्लियर है पॉइंट? ये रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गया। लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनर में लॉसेस होते हैं तो उसके जो प्राइवेट एसेट्स होंगे उनको भी सेल करके आउटसाइड लाइबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। तो यहां पर जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप की वो अनलिमिटेड है। इट मींस
that partners are liable for the firm's debt individually and jointly with other partners. Net private assets of a partner, private assets minus private debts can be used to pay a firm's debt if the firm's assets are less than the firm's debts. क्लियर है पॉइंट, यानी कि जो उसके नेट प्राइवेट एसेट्स है उनको भी यूज किया जा सकता है फर्म्स की आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. फॉर एग्जांपल उसके पास प्राइवेटली उसके सेविंग अकाउंट में 20,000 पड़े हुए हैं ए और उसकी जो प्राइवेट लाइबिलिटी है वो है 6,000, तो 20,000 माइनस 6,000 यानी कि 14,000. तो 14,000 अगर फर्म को लॉस होता है और पैसे कम पड़ जाते हैं तो ए के जो 14,000 नेट प्राइवेट एसेट्स उसका जो है उस 14,000 को लिया जा सकता है फर्म्स के आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. A partnership firm has no separate existence from its members. It means that all agreements entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly. ये legal point of view हो गया. Practice questions. The following are essential elements of a partnership firm except. ये जितने भी हमने पीछे features डिस्कस किए हैं वो essential elements है. ये elements होने ही चाहिए partnership firm को form करने के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स? एटलीस्ट 2%, यस होनी चाहिए. देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, होना चाहिए, रिटन हो या फिर ओरल हो. इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ओके, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर होना चाहिए लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. वो एग्री करेंगे कि कितना शेयर होना चाहिए. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, हाँ बिजनेस के लिए होना चाहिए. तो एसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है? दिस वन, सी. तो इसका आंसर होगा सी. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ठीक है. द बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द. तो ये प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है. उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स यानी कि अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है तो वो एजेंट है और वो अदर पार्टनर्स प्रिंसिपल्स हैं तो बाउंड हो जाएंगे. तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं. द पार्टनर्स हैज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप इन द पार्टनरशिप फर्म. Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. A minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are the same as of an adult partner. None of the above. तो इसका आंसर होगा B. क्लोजेस्ट आंसर हमें लेना है. वैसे तो हमने पढ़ा है कि एक माइनर एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन जो क्लोजेस्ट आंसर वो है वो यहां पर है. ए माइनर एडमिट हो सकता है अगर वो पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट्स करे, तो ये आंसर होगा. तो हमेशा क्लोजेस्ट आंसर हमें लेना है. यहां पर सी में लिखा है एक माइनर एडमिट हो सकता है लेकिन उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज सेम होने चाहिए एडल्ट पार्टनर के. ये सही नहीं है क्योंकि अगर वो माइनर को एडमिट करते हैं और वो फर्म को बेनिफिट करता है तो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज अलग हो सकते हैं. तो इसका आंसर जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो होगा बी. So a minor can be admitted as a partner, but he is only allowed to share the profits of the firm. इस टॉपिक को आगे हम डिस्कस करेंगे. The relation of the partner with the firm is that of an owner, an agent, an owner and an agent. Owner का मतलब प्रिंसिपल. तो इसका आंसर होगा C. तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी, यानी कि ऑनर भी हैं और एजेंट भी हैं. The partners in the firm are principal and an agent as well. Okay, next. What should be the minimum number of persons to form a partnership? इसका आंसर 2 होगा. आंसर 2. Next, the number of partners in partnership firm may be maximum 2, maximum 10, maximum 100, maximum 50. तो इसका आंसर होगा maximum 50. D. As per Rule 10 of the Companies Act 2014.
A, B, C, and D are partnership firm. They want to expand their business for which additional capital and more managerial experts are required. For this, they want to admit more members in their firm. What is the maximum number of additional members that can be admitted by them in the firm? ये हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए. वो ऑलरेडी 4 पार्टनर्स हैं, तो 46 पार्टनर्स वो और ले सकते हैं. तो इसका आंसर होगा 46. चेक कर लेते हैं. The maximum 50 partners are allowed in a partnership firm as per Rule 10 Companies Miscellaneous Rule 2014. Thus, further 46 partners can be admitted. Clear point? Next. The liability of a partner is limited, unlimited. ये हमने unlimited पढ़ा हुआ है. तो partners की जो liability होती है वो unlimited होती हैं. In the case of loss, partner के जो private assets हैं, net private assets को भी लिया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. Next. X, Y, and Z are partners sharing professional losses equally. Their capital balances on March 31, 2021 are 80,000, 60,000, and 40,000 respectively. Their personal assets are worth as follows: X 20,000, Y 15,000, and Z 10,000. The extent of their liability in the firm would be. तो हमने बताया कि जो उसकी पर्सनल एसेट्स हैं उस तक ही उसकी लाइबिलिटी एक्सटेंड कर सकती है. तो इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो हैं 20, 15 और 10. तो इसका आंसर हो जाएगा 20, 15 और 10. इसका आंसर होगा बी. एक बार चेक कर लेते हैं. The extent of the partner's liability is limited to the net private assets of the partners. Clear point? Next question. Assertion reason. A partnership firm is a separate and distinct entity from partners from the viewpoint of accounting. सही है. As per the business entity concept, business transactions are recorded from the viewpoint of the firm. Hence, it is a separate and distinct entity from partners from the viewpoint of accounting. तो ये इसका रीजन भी सही है और सपोर्ट कर रहा है. तो इसका आंसर होगा assertion and reason are correct and reason correctly explains assertion. इसका आंसर होगा A. तो इसका आंसर है A. Clear point? Next question. A partnership firm can have maximum 50 partners. ठीक है, assertion A is correct. Maximum limit of partners prescribed in the Partnership Act of 1932. Reason R गलत हो गया क्योंकि जो maximum limit है वो Companies Act में mentioned है. Rule 10 Miscellaneous Rule 10 में लिखा हुआ है 2014 में. तो assertion A ठीक है, तो only A is correct. Clear है? ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. तो एसर्शन ए गलत है. रीजन आर पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. तो रीजन आर ठीक है, एसर्शन ए गलत है. तो एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू. आंसर डी. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट. Assertion A, a minor cannot be admitted in a firm as a partner. ठीक है, वैसे तो to a certain extent ठीक है ये. Reason are a minor can participate in the profits of a firm. हाँ, minor को admit किया जा सकता है certain condition में अगर वो पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट करता है और प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट इसको किया जा सकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा both assertion A and reason are correct. Answer B. However, a minor cannot be admitted as a partner of the firm, but he can participate only in the profits of the firm if it's beneficial for the business. So this is all for today's lecture. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर आपको कम से कम अभी हाल फिलहाल 3 लेक्चर्स इन अ डे आपको प्रोवाइड करूँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना और लेक्चर को पूरा जरूर देखना आप.